सभी को नमस्कार। ग्रेड थर्ड के जो नवीनतम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन क्रेश कोर्स में जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे केवल उनको डिस्कस करेंगे। जहां से पिछले एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए थे और लास्ट में लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये मैं चीज़ें आप लोगों को करवा रहा हूं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत करना कि आप सब कुछ पढ़ाएंगे, नहीं। सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो आपको पढ़ के जानी है, जहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसके अंदर प्रश्न नहीं आएगा, आपको एजुकेशन के ऊपर प्रश्न नहीं आते हैं। एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर, इन पे प्रश्न नहीं आते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। केवल एडुकेटम वाला वर्ड देखो तो देख लेना, बाकी छोड़ देना एडुकेटम, ठीक है। नंबर दो, जॉन डीवी का छोड़ दो, इसमें कोई कुछ नहीं देखना। शिक्षा का अर्थ छोड़ दो, शिक्षा नहीं देखनी होती है। संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ, ये नहीं पढ़ने आपको, क्योंकि अपना टॉपिक सीधा शिक्षा मनोविज्ञान से स्टार्ट होता है। शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक प्रकार ये भी आपको देखने नहीं होते हैं। पीडीएफ आपके पास रहेगी, आपके अकॉर्डिंग टाइम, ये मेरे अकॉर्डिंग आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं काम की चीजें बताऊंगा केवल वो देख लें आप, ठीक है। शिक्षा की परिभाषा एक भी नहीं देखनी है आपको, क्योंकि शिक्षा आपके नहीं है। पहला प्रश्न जो आपके बन सकता है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइकी और लोगोस से हुई है, ये याद रखना है, पिछले ग्रेड थर्ड में भी आया था। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक ऑप्शन ना हो तो लैटिन कर दीजिएगा। साइकी जिसका अर्थ आत्मा होता है और लोगोस का अर्थ विज्ञान होता है। लिखने का टाइम नहीं होगा, आप सोच रहे हो सर लिखा देनी, मैं सिर्फ जो चीजें बता रहा हूं उनको माइंड में रखना है कि ये चीजें हमें देख के जानी है। इसका मतलब आत्मा का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग ही छोड़ देना। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिपजिंग में 1879 में विलियम वुंट ने की थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। मनोविज्ञान का विकास चार रूप में होता है, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। चारों के नाम याद रखने हैं। आत्मा का विज्ञान प्लेटो और डेकार्त ने कहा 16वीं शताब्दी, मन पिल्स बल्ली ने कहा, चेतना विलियम वुंट, जेम्स सली टिचनर ने कहा, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, वस्तुनिष्ठ विज्ञान इसको कहा है। वुडवर्थ की एक परिभाषा देखो तो देख लेना, वरना छोड़ देना। तो विकास भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्तमान एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। वाटसन, मनोविज्ञान की डेफिनेशन, मेरे अकॉर्डिंग मनोविज्ञान की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट केवल शिक्षा मनोविज्ञान डेफिनेशन पूछेगा, इसलिए इस टाइम लास्ट टाइम में तो आपको नहीं पढ़नी है मनोविज्ञान की डेफिनेशन, छोड़ दें। स्किनर करो एंड करो, छोड़ दो। मनोविज्ञान की शिक्षा को देन, ये भी डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, केवल अपन डिटेल सिलेबस पढ़ते हैं तो एक समझ बनती है। तो आप इसमें इतना सा बिंदु याद रखना, मनोविज्ञान की शिक्षा को सबसे बड़ी देनी है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है, बच्चे के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करता है। और आज शिक्षा में जो भी परिवर्तन है, चाहे पाठ्य सहगामी गतिविधियां, रुचियां, मूल प्रवृत्तियां, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, आत्म अनुशासन की अवधारणा, निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था, ठीक है, बालक शिक्षक का संबंध, बालक समाज का संबंध, बालक विषय वस्तु का संबंध, जो ट्राई रिलेशनशिप कहते हैं रायब्रेन के अनुसार, पूर्व अनुभव के आधार पर बच्चे के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षण को प्रभावी बनाना, ये सब मनोविज्ञान की देन है। पढ़ना नहीं है आपको इस समय, छोड़ दें इसको। मनोविज्ञान की शाखाएं, क्या मनोविज्ञान की शाखाओं पे सर प्रश्न आ सकता है? यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूर्व एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जहां मनोविज्ञान की शाखाओं में स्पेशली आप याद रखना, एक प्रयुक्त अप्लाइड साइकोलॉजी होती है और एक सैद्धांतिक साइकोलॉजी होती है, दो के रूप में याद रखना। अप्लाइड का मतलब है जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो, जिसमें आपका शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, आपका मतलब विधि मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आपका क्लिनिकल मनोविज्ञान, ये जितने भी होते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी होते हैं। और प्योर साइकोलॉजी में क्या होता है? बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, जिसमें मन से परे विषयों का अध्ययन होता है, जीन पियाजे वाला शारीरिक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, इनका अध्ययन होता है। तो बेसिक चीजें देख के जाना, बाकी छोड़ देना इसमें, ठीक है। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान अप्लाइड साइंस में कौन आएंगे? शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, विधि मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान। इनको बेसिकली याद रखना, ठीक है ना। सैद्धांतिक मतलब जो शुद्ध प्योर होती हैं, जिसके अंतर्गत आपके ये आ जाते हैं दैहिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। तो ये सैद्धांतिक मनोविज्ञान में आते हैं। बाकी इनको छोड़ सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, क्या संप्रदाय सर आपको पढ़ने चाहिए क्रैश कोर्स के हिसाब से? तो संप्रदाय में पिछली बार एक प्रश्न आया था, कार्ल रोजर्स कौन से संप्रदाय से रिलेवेंट है ग्रेड थर्ड में? तो हल्का सा आप इतना सा काम करें कि संप्रदाय के नाम,
प्रतिपादक और कोई विशेष विशेषता हो तो देख लो, बाकी छोड़ दो। अब इससे पहला संप्रदाय है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। प्रतिपादक याद रखें, विलियम मून टिचनर ने इसका प्रतिपादन किया था। पहला और सबसे प्राचीन संप्रदाय है और ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु शरीर और मन दोनों को मानता है, और ये मानता है कि चेतना और चेतना के तीन तत्व मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती हैं। तो शुरुआती जो 3-4 लाइनें हैं वो याद कर लेना, बाकी छोड़ दो आप, बाकी नहीं पढ़ना। ये बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। प्रकार्यवाद, इसमें दो ही बातें याद रखनी है। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, एच ए कारर, ये इसके प्रतिपादक हैं और ये मनोविज्ञान में कार्यों पे बल देता है, फंक्शन पे बल देता है, चेतना और चेतना के तीन तत्वों की बात नहीं करता। केवल इतनी से लाइन याद रखनी। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद में याद रखना मैक्स वर्दीमन इसकी स्थापना 1912 में की थी। कोहलर और कॉफका इसके सहयोगी थे। गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण की बात करता है, अंतर्दृष्टि की बात करता है, समग्रता की बात करता है। बस ये 3 लाइनें याद रखना, बाकी छोड़ दें। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, लास्ट टाइम में अपन मैक्सिमम क्या कवर कर सकते हैं, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा। व्यवहारवाद चौथा संप्रदाय है। इसको मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है, द्वितीय बल कहा जाता है। प्रथम बल मनोविश्लेषणवाद होता है, याद रखना। तो इसकी स्थापना वाटसन ने की थी। अन्य स्किनर, हल, गुथ्री, केंटोर, विस, पावलोव, थॉर्नडाइक, बांडोरा, इनके नाम देख सकते हो। यह है द्वितीय बल कहलाता है, ठीक है। यह है किसको महत्वपूर्ण मानता है? उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध को, वातावरण को, व्यवहार के वस्तुनिष्ठ निरीक्षण को, ठीक है। ये मन के शरीर को नहीं स्वीकार करता, केवल बॉडी शरीर को स्वीकार करता है। ये ब्लैक बॉक्स की अवधारणा देता है कि जन्म के समय बालक कोरा कागज होता है, वातावरण के अनुभव से वो सीखता है। बालक के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण किया जा सकता है। वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध इंपॉर्टेंट है और उसमें पूर्ण बलन की भूमिका होती है। ये व्यवहारवाद है। तो इसमें जो 3-4 चीजें मैंने बोली इनको देख लेना, बाकी छोड़ देना। संज्ञानवाद, संज्ञानवाद में इतना याद रखें, जीन पियाजे मूल रूप से हैं। इसके अलावा विलियम मूड निशर, इन्होंने भी इसके प्रारंभिक योगदान दिया था, बट जीन पियाजे याद रखना, ये मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, बाकी कुछ नहीं देखना इसमें। मानवतावाद, मानवतावाद में याद रखना है कि प्रतिपादक मेस्लो रोजर्स थे और ये मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थर कोम्बस, शनीग और मिड भी इसके समर्थक हैं। तो समर्थक और प्रतिपादक ये जरूर याद रखेंगे। मानवतावाद थे, वो मानव को सब कुछ मानते हैं। तो मेस्लो रोजर्स ने दिया था 1962 में, और आर्थर कोम्बस, शनीग और मिड इसके अन्य हैं, बाकी छोड़ दो इसको। मनोविश्लेषणवाद, ये आपके व्यक्तित्व में आ ही जाएगा, पूरा का पूरा पूरा पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी में आता है। सिगमंड फ्राइड। हार्मिक या प्रेरक के संप्रदाय, विलियम मैकडूगल, 14 मूल प्रवृत्ति वाला, छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। गत्यात्म मनोविज्ञान वुडवर्थ ने दिया था, SOR का सूत्र दिया था, छोड़ सकते हैं। साचरीवाद छोड़ देना, समाजशास्त्रीय छोड़ देना, अस्तित्ववाद छोड़ देना, सामर्थ्य मनोविज्ञान छोड़ देना। शिक्षा मनोविज्ञान कहां से स्टार्ट होता है? मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है शिक्षा मनोविज्ञान से। इसमें जो मैं काम की बातें बता रहा हूं इनको देख लीजिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास, उत्पत्ति 1900 ईस्वी 1920 छोड़ दें, नहीं पढ़ना। कॉलसेनिक ने क्या कहा, स्किनर ने कहा छोड़ दो। जॉन लॉक ने क्या कहा, छोड़ दो। रूसो ने क्या कहा, छोड़ दो। इमाइल पुस्तक, जोहान हर्बर्ट, छोड़ दो। फ्रोबेल, छोड़ दो। फ्रोबेल का ये याद रखना, किंडरगार्टन स्कूल खोला था जर्मनी में, ठीक है। खेल प्रणाली के जन्मदाता थे। पहली चीज याद रखना, फ्रांसिस गाल्टन। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत जो मानी जाती है वो फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से मानी जाती है, ठीक है। तो फ्रांसिस गाल्टन 1880 के योगदान से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, प्रश्न आया हुआ है, याद रखना। इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स का योगदान, इनकी प्रथम पुस्तक टॉक टू टीचर, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किताब ने लिखी, अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। स्टेनले हॉल बाल मनोविज्ञान का जनक है। पहला जनरल पेडोगोलॉजी छोड़ देना, बाल मनोविज्ञान का जनक है स्टेनले हॉल, ये योगदान है इनका। जॉन डीवी, ये प्रश्न अभी आया था सेकंड ग्रेड में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? जॉन डीवी। तो ये देख लेना, 1894 में शिकागो में स्थापित की थी। तो ये आया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। डीसी ब्रनलाइनर छोड़ देना, पेस्टोलॉजी छोड़ देना। थॉर्नडाइक का याद रखना, थॉर्नडाइक को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का पिता विलियम वुंट को आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है थॉर्नडाइक का। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में थॉर्नडाइक का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, याद रखना। और इन्होंने अधिगम के नियम दिए, सिद्धांत दिए, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। परिभाषाओं में 2-3 बातें हैं, डेफिनेशन आ जाते हैं, जैसे ग्रेड 3 के अपन लास्ट के पेपर देखते हैं तो एक परिभाषा पे डेफिनेशन प्रश्न आया है। परिभाषा में इतना सा करें क्योंकि जो पहले आ चुकी है वही परिभाषा आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। जैसे इसमें स्किनर है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परिभाषा पढ़नी है आपको। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा संपूर्ण व्यवहार विकसित हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने से है। तो ये दोनों डेफिनेशन पढ़ जाना। करो एंड करो ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, ये देखना है आपको। ट्रो ये भी आई हुई है, तो ये भी देखना। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक संस्थानों में मनोविज्ञान तत्वों का अध्ययन करता है, तो ये भी देखनी है आपको। पील शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये भी आई हुई तो देखना है। स्टीफेन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन, ये भी आई हुई तो देखना है। सेंट्रोक शिक्षण और अधिगम में भिन्नता दिखाता है, ये भी देखनी है, आई हुई है। केरोल ये भी आ चुकी है, विद्यालय अधिगम के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। और जेम्स ड्रेवर छोड़ सकता है, मतलब केरोल तक की परिभाषा आपको सब पढ़नी ही पड़ेंगी, ये सब आपको रिपीट करने। जेम्स ड्रेवर छोड़ देना। अगला बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव। अवयव में देखो वैसे 6 अवयव होते हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ने, आपको केवल 3 पढ़ने हैं। और 3 में इस प्रकार से पढ़ना है कि पहला अधिगमकर्ता होता है, तो अधिगमकर्ता के किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, अधिगमकर्ता के किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, ये 3 बिंदु, इन तीनों को समझ लो, बस 2 मिनट लगेंगे। अधिगमकर्ता में किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, प्रश्न पूछेगा आपसे। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 मूल तत्व हैं, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, इन तीनों को समझना है। अधिगमकर्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल तत्व माना जाता है। इसके अंतर्गत बालक के विकास के जितने भी पहलू उनका अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन, तो ये पूछेगा व्यक्तित्व कौन से पक्ष में आएगा, अधिगमकर्ता में। विकास कौन से में आएगा, अधिगमकर्ता में। अभियोग्यताएं किस में आएगी, अधिगमकर्ता में। उसके जितने भी गुण होते हैं वो किस में आएंगे, अधिगमकर्ता में। व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याएं, इन सब का अध्ययन कौन से बिंदु में करेंगे, अधिगमकर्ता में। तो ये नाम याद रखने हैं आपको। अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया का मतलब जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सब अधिगम प्रक्रिया में आती हैं। अब ये नाम पूछेगा, जैसे अधिगम प्रक्रिया में क्या आएगा, सीखने के नियम किस में आएंगे, अधिगम प्रक्रिया में। सिद्धांत किस में आएगा, अधिगम प्रक्रिया में। मानसिक क्रियाएं, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, मेमोरी, चिंतन, समस्या समाधान, संप्रत्यय, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ आप ले लेना, उस पीडीएफ को आप, जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको आप नोट कर लेना, या पीडीएफ का प्रिंट आउट का ऑप्शन है ना, पीडीएफ का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। आप इसमें से जो चीजें बोल रहा हूं, इन चीजों को अंडरलाइन कर लेना, इनको एक बार रिपीट कर लेना बस, या मेरा ऑडियो सुन लेना 2-3 बार। अधिगम, ये सब चीजें मानसिक क्रियाएं सब अधिगम प्रक्रिया में आएंगी। अधिगम स्थिति तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। अधिगम स्थिति का मतलब होता है वातावरण, इन्वायरमेंट। और वातावरण में क्या आता है, जैसे मेरी संवेगात्मक स्थिति, आपकी संवेगात्मक स्थिति, डिसिप्लिन, ठीक है। तो टीचर की मनोवर्ती, अभिवर्ती, संवेगात्मक स्थिति आपकी और मेरी, ये स्पेशली वातावरण जो होता है वो इसमें आता है। तो जिसमें लिख लेना वातावरण, कक्षा का संवेगात्मक वातावरण, पॉजिटिव नेगेटिव, शिक्षक का दृष्टिकोण, कक्षा की मनोदशा, व्यवहार, अनुशासन, प्रबंधन संबंधी कारक किसमें आते हैं, आपके अधिगम स्थिति में। तो ये याद रखिएगा। लिंडग्रेन ने उपरोक्त 3 तत्वों को शिक्षा मनोविज्ञान के मूल तत्व कहा है। बाकी चौथा जैसे अधिगम अनुभव होता है, छोड़ दो, कोई नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं। शिक्षण विधियां, किस मेथड से पढ़ा रहा हूं, मूल्यांकन लास्ट का होता है, ये छोड़ देना, नहीं पूछेगा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यदि शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना हो, शिक्षा मनोविज्ञान से स्टार्ट करना। शिक्षा मनोविज्ञान के 3 अवयव पढ़ना, फिर प्रकृति पढ़ना। प्रकृति में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, पढ़ के जाना। पहला बिंदु है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन प्रयोग करता है। ये कार्यकांड संबंध की स्थापना करता है, भविष्यवाणी की जा सकती है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, इसलिए वैज्ञानिक है। तो ये पूरा याद रखना, वैज्ञानिक है क्योंकि व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, व्यवस्थित है, सीक्वेंस है, संगठित है, कार्यकांड संबंधों का अध्ययन करता है, भविष्यवाणी करता है, इसलिए इसको अपन वैज्ञानिक मानते हैं। क्या नहीं कहते, तो इसमें वर्ड याद रखना, कभी भी शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है उसमें ऑप्शन में आएगा नियामक विज्ञान या मानक विज्ञान। इसको ना तो शुद्ध विज्ञान कह सकते हैं, ना नियामक कह सकते हैं, ना मानक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्यों की बात करता है, चाहिए की बात नहीं करता। तो नियामक, नॉर्मेटिव साइंस, शुद्ध प्योर विज्ञान और आदर्श विज्ञान, ये वर्ड कहीं भी आ जाए तो आप मानक विज्ञान आ जाए, तो आपको गलत करना है कि वो नहीं होता है मनोविज्ञान। फिर व्यवहारिक विज्ञान क्यों है, क्योंकि व्यवहार केंद्र बिंदु है। सामाजिक विज्ञान भी प्रश्न थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, क्योंकि समाज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अनुप्रयुक्त अप्लाइड साइंस, क्योंकि इसके आधार पे बालक के व्यवहार का अध्ययन भी करते हैं और सुधार भी हो सकता है, तो भावी जीवन में उपयोगी है ही। विधायक सकारात्मक या स्वीकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, क्योंकि ये कारणों की खोज बल देता है, तथ्य जैसे उनको उसी रूप में अध्ययन करता है, तो ये इसलिए इसको स्वीकारात्मक पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। कारणों की खोज बल, तथ्यों को जैसे वैसे अध्ययन करेगा। जो शिक्षा कहता है हमें ऐसा करना चाहिए, ये कहता है ऐसा क्यों किया आपने,
इसलिए जैसा है वैसा अध्ययन करेगा। प्रयोगात्मक विज्ञान क्योंकि प्रयोग करता है, विकासशील विज्ञान क्योंकि इसमें बदलाव आता रहता है, डेवलपिंग साइंस है, विशिष्ट और शिक्षात्मक विज्ञान क्योंकि अकादमिक विषय भी इसे कहता है। तो ये इसको देख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगिता में मैंने बता दिया, प्रकृति में वैज्ञानिक है, क्यों है याद रखना है, शिक्षात्मक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस, विकासशील विज्ञान, ये वर्ड याद रखना। शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप, स्कोप में कुछ नहीं याद करना, मैं जो समझा रहा हूं बिंदु समझना। शिक्षा मनोविज्ञान स्कोप का मतलब है शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हो। तो सिंपल सी बात याद रखो, जो बालक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो बालक के व्यवहार से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की जाती हैं। समझ गए। वंशाणु जो भी आपका सिलेबस है थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, वो सब पूरा सिलेबस शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप है। प्रश्न ये पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहां आपको साइकोलॉजी और बच्चे से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब इसके अध्ययन क्षेत्र में होंगी। लेकिन जो जैसे कोई नाम आ गया आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, उनका अध्ययन नहीं करता है। तो ये रटना मत, इसको समझना है। शिक्षा मनोविज्ञान में सब चीजें हैं, सीमाहीन होता है लेकिन सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में छोटा होता है, क्योंकि सामान्य मनोविज्ञान का भाग होता है शिक्षा मनोविज्ञान। वंशानुक्रम, वातावरण, अभिवृद्धि, विकास, रुचि, मूल्य प्रवृत्ति, शिक्षा की समस्याएं, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, बुद्धि, मेंटल हेल्थ, समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सामान्य अपवादात्मक बच्चों का अध्ययन, निर्देशन, परामर्श, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, मापन मूल्यांकन का अध्ययन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन, शारीरिक मानसिक क्रियाएं, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियाएं, समूह गतिशीलता, ये सब ऑप्शन में इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। तो रटना मत, इसको नॉर्मली देख लेना। स्कोप, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, यदि प्रकृति पे जैसे मान लीजिए कि 10 प्रश्न आए हैं तो उपयोगिता पे 15 प्रश्न आए कि एक साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान आपको क्यों जरूरी है, शिक्षा मनोविज्ञान आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये भी रटने वाला बिंदु नहीं है, क्यों पढ़ना चाहिए मुझे, बच्चे को जानने के लिए, जो आपका स्कोप है वही उपयोगिता बन जाएगा। वंशानुक्रम, वातावरण को जानने के लिए, विकास को जानने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अनुशासन स्थापित करने के लिए, टाइम टेबल का निर्माण करने के लिए, शिक्षण विधियों का चुनाव करने के लिए, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में, बाल विकास को जानने के लिए, बाल विकास की समस्याओं को दूर करने में, मतलब पॉजिटिव नजरिया हर चीज में करेंगे जो बच्चे के व्यवहार में उपयोगी है, ये उपयोगिता है। उपयोगिता में एक दो परिभाषा देख लेना, ये ग्रेडेशन छोड़ दो। कुप्पू स्वामी आई हुई है, शिक्षा मनोविज्ञान अनेक सिद्धांत प्रदान करके शिक्षक की उन्नति में योगदान देता है। मोंटेसरी, शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है उतना अधिक जानता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उस शॉर्ट में याद कर लेना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान मोंटेसरी। एलिस क्रो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, छोड़ सकते हैं। कॉलसेनिक, विशिष्ट समस्याओं के समाधान में योगदान देता है, छोड़ सकते हैं। उपयोगिता क्या है, वही विकासात्मक विशेषताओं को जानने में, आवश्यकताओं को जानने में, पॉजिटिव एटीट्यूड निर्माण करने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, बच्चे के चरित्र मतलब रटना नहीं है इन चीजों को, चरित्र निर्माण करने में, प्रभावी पाठ्यक्रम के निर्माण में, शिक्षण और शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाने में, अनुशासन और समस्या समय सारणी के निर्माण में, मापन मूल्यांकन में, समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनेमिक्स जानते हैं, कोई एक समूह का अध्ययन करना है तो वहां साइकोलॉजी आपको बताएगा कि समूह का अध्ययन कैसे होता है, वो समूह कैसे आपके व्यवहार को प्रभावित करता है, ये सब इसमें आता है। आपको इतना नॉर्मल चीजें याद रखनी है। हेडलाइन मैक्सिमम, निर्देशन परामर्श में काउंसलिंग करनी है, गाइडेंस देनी है, कक्षागत समस्याओं का समाधान करने में, अभिभावकों को गाइड करने में। जैसे ऐसा प्रश्न आ गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी की उपयोगिता है टीचर के लिए, बालक के लिए, बालक के विकास के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए, अभिभावकों के लिए भी उतना उपयोगी है, बच्चे के सर्वांगीण विकास में। मतलब आपको मैक्सिमम उपयुक्त सभी वाला आंसर देना है, यदि नेगेटिव कोई ऑप्शन नहीं हो तो। और आजकल तो प्रश्न सब कूट चयन वाले आने लगे, तो 3 या 4 विशेषता आएंगे नीचे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अप्लाइड दृष्टिकोण फॉलो करना है यहाँ पे। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं, लिमिटेशन, ये यद्यपि ग्रेड थर्ड में नहीं आया लेकिन सेकंड ग्रेड में यहां से प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हल्का सी देख लें। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का ज्ञान हो जाने मात्र से सीखने सिखाने का माहौल नहीं बन सकता। शॉर्ट एंड स्वीट याद रखना कि मुझे साइकोलॉजी के नियमों का पता है, सिद्धांतों का पता है, क्या केवल उनकी सहायता से मैं एक माहौल बना सकता हूं, नहीं बना सकता। जब तक टीचर और बच्चे सब मिलकर एक्टिव नहीं होंगे तब तक, तो केवल नियम सिद्धांतों का ज्ञान हो जाने से सब कुछ नहीं होता। इसका कहने का मतलब है सब मिलके काम करेंगे तभी शिक्षा मनोविज्ञान सफल है, वरना अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये इसकी कमी है। दूसरी है, शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है कि व्यवहार बदल सकता है और व्यवहार की आप प्योर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो प्योर साइंस नहीं है। तो प्योर साइंस की तरह वस्तुनिष्ठता नहीं होती, आत्मनिष्ठता तो होने के कारण परिणाम और निष्कर्ष ज्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, ये इसकी कमी है, याद रखना। अंतिम बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। यद्यपि सिलेबस में विधियां डाली हुई नहीं है, लेकिन ग्रेड थर्ड में
2022 में 1% विधि पे आया हुआ है, इसलिए अपन हल्की सी चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि सीधा सिलेबस में नहीं है तो आप क्रैश कोर्स के हिसाब से इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। केवल आप शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ के जाएं, गाल्टन, थॉर्नडाइक, जॉन डीवी का योगदान पढ़ के जाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ लें, शिक्षा मनोविज्ञान के 3 अवयव पढ़ लें, शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप किसका अध्ययन करते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये 4 बिंदु जरूर पढ़ जाएं यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। विधियों में सिंपल सा याद रखना है, 2 प्रकार की विधियां। आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ का मतलब जहां बच्चा अपनी तरफ से कुछ चीजें बताता है वो आत्मनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ जहां हम खुद बच्चे का अध्ययन करते हैं। तो आत्मनिष्ठ में सबसे इंपॉर्टेंट विधि है आत्मनिरीक्षण। विलियम मूट और टिचनर इसके प्रतिपादक हैं। बच्चा स्वयं अपना अध्ययन करता है, यह आत्मनिरीक्षण होती है। पहली विधि है, प्राचीन विधि है, लेकिन इसमें वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती। दूसरी गाथा वर्णन विधि है, ये भी आत्मनिष्ठ विधि में आती है। 2 के नाम याद रखना, बट आत्मनिरीक्षण देख सकते हैं, बाकी छोड़ दो। वस्तुनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियों में नाम जरूर याद रखना। निरीक्षण विधि के प्रतिपादक वाटसन है। निरीक्षण 3 प्रकार का होता है। स्वाभाविक निरीक्षण, जब बच्चे को पता नहीं होता है, ठीक है। सहभागी निरीक्षण, जब कोई मिलकर आपका निरीक्षण करता है। असहभागी मतलब कोई दूर से निरीक्षण करता है। बाकी इतना डिटेल प्रश्न नहीं पूछेगा। वाटसन याद रखना, ठीक है। इसको परीक्षण विधि भी बोलते हैं, बच्चे के व्यवहार को देखकर अध्ययन करते हैं, बाकी छोड़ देना। प्रयोगात्मक विधि, विलियम मूंट इसके प्रतिपादक हैं, याद रखना। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन, कार्यकांड संबंधों का अध्ययन, और इसका प्रारंभ समस्या से होता है। कृत्रिम परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसके प्रतिपादक विलियम मूंट है, ठीक है, क्योंकि पहली प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। तो 3 बातें, एस आर के मध्य संबंध का अध्ययन, पूर्व निर्धारित और नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन करती है, पहले से डिसाइडेड होता है। इसका प्रारंभ समस्या से होता है, किसका, प्रयोगात्मक विधि का। विभिन्न चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन, स्वतंत्र आश्रित मध्य सब चरों का अध्ययन होता है। प्रश्नावली कागज पेंसिल विधि होती है, शुक्रात ने दी थी, वैसे वुडवर्थ ने इसका प्रयोग किया है। बस नाम नाम देख लेना और कुछ नहीं है, कागज पेंसिल विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित, ये 4 प्रकार होते हैं, नहीं पूछेगा। व्यक्ति इतिहास इंपॉर्टेंट है, देख लेना। टाइडमैन इसके प्रतिपादक, केस स्टडी कौन से बच्चों के लिए उपयोगी, एक तो याद रखना। इसको निदानात्मक विधि भी बोलते हैं, इसको गहन विधि भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे का पूरा डीपली अध्ययन करती है। समझ गए बात। और इसमें जितने भी विशिष्ट बच्चे हैं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, बाल अपराधी, उन सब के लिए इसका प्रयोग होता है, तो याद रखना। समाजमिति, जेल मोरेनो पिछली बार आया था ये, तो याद रखना। समाजमिति विधि के प्रतिपादक जेल मोरेनो है। कोई भी समूह की संरचना का अध्ययन करने में इसका प्रयोग करते हैं कि सबसे बढ़िया व्यक्तित्व कौन है, मीडियम कौन है, सबसे खराब कौन है, ये होती है सोशियोमेट्री, ठीक है। तो जेल मोरेनो इसके प्रतिपादक। विकासात्मक विधि छोड़ देना, पियाजे। साक्षात्कार विधि छोड़ देना, संरचित असंरचित नहीं पूछेगा। मनोभौतिकी विधि सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। अब तो आजकल सेकंड ग्रेड में तो आते नहीं, क्योंकि टॉपिक सीधा है ही नहीं। फेकनर ने इसके प्रतिपादक हैं। मन और शरीर के प्रभावों का अध्ययन होता है, कोई विशेष नहीं है, छोड़ देना चाहिए, लास्ट टाइम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विभेदात्मक विधि केटल छोड़ देना। उपचारात्मक विधि छोड़ देना। कालानुक्रमिक विधि, एक ही समूह का जब लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, कि मान लीजिए एक बच्चा है तो उसका मैं लाइफ टाइम तक अध्ययन करता हूं, तो वो कौन सी विधि है, कालानुक्रमिक, लंबे समय तक। छोटी सी लाइन लगी, अनुप्रस्थ काट विधि, इसमें अपन अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों का अलग अलग समय अध्ययन करते हैं, अनुप्रस्थ काट विधि होती है। अनुक्रमिक विधि, ये दोनों का मिलजुल के होता है। बस ये टॉपिक है। देखो इसमें सार की बात ये है, जितना मैंने टाइम लिया है उसी टाइम में आपको जो चीजें बताई वही आपको पढ़ के जानी है और समझ के जानी है। शॉर्ट एंड स्वीट। क्रैश कोर्स का मतलब है हमें वही चीज पढ़ के जानी है जो हमारे काम की है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइको प्लस लोगोस, ये देख लेना इंपॉर्टेंट। मनोविज्ञान का विकास आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, चारों देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशंस मेरे अकॉर्डिंग मनोविज्ञान पे नहीं आएंगी। संप्रदाय में नाम और प्रतिपादक देख लेना, जो शुरुआत के 6 संप्रदाय हैं उनके, बाकी छोड़ देना। शाखाओं में अप्लाइड शाखा में कौन आता है और सैद्धांतिक में कौन आता है, वैसे नहीं आया है प्रश्न, फिर भी हल्का सा देखना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, इसमें थॉर्नडाइक का योगदान, फ्रांसिस गाल्टन का योगदान, जॉन डीवी का योगदान, विलियम जेम्स का योगदान, ये हल्का सा देखना चाहिए। डेफिनेशन स्किनर, करो एंड करो, और ट्रो, स्टीफेन, पिल, ये कम से कम जरूर पढ़ के जाएं, ये सब इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान के तत्वों में 3, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति, कौन सा किस में आता है पढ़ के जाना है। शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप, जितनी भी चीजें हैं बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जो आपका सिलेबस है वो शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप है, उसके जो नाम है वो देख लेना एक बार। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, विकासात्मक, शिक्षात्मक, सामाजिक, व्यवहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, ठीक है, पॉजिटिव साइंस, ये 5-6 नाम याद रख लेना। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, हर क्रिया कार्य में, शिक्षण की हर जुड़ी हुई गतिविधि में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, अभिभावकों के लिए भी।
कमियां, आत्मनिष्ठा थोड़ी सी है, प्योर वो वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। और केवल नियमों का ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। विधियों में जो विधियां मैंने बताई, जैसे समाज मिति है, व्यक्ति इतिहास है, निरीक्षण विधि है, आत्मनिरीक्षण विधि है, ठीक है, प्रश्नावली विधि है, इनके 5-7 के नाम नाम देख जाना। ये आपका पहला टॉपिक है, इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, वो टेस्ट दे लेना। और बस इतना सा ही पढ़ना है, ये बहुत है, इतना पढ़ लोगे तो। थैंक यू।